वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गवर्नमेंट ITI सल्ट महादेव की हमारी ये BS6 के टाटा योद्धा है। आज हम देख रहे हैं इसमें एयर सप्लाई सिस्टम मॉडर्न इंजन BS6 में किस तरह से एयर सप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो पहला पार्ट बताया था वो है एयर फिल्टर। इसका काम क्या है? वायुमंडल की हवा को साफ करना। क्यों साफ करना? क्योंकि वायुमंडल में जो हवा है उसमें बहुत सारी धूल है और ये धूल के कारण इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस एयर फिल्टर के हाउसिंग में दिखा कहाँ गई वो हाउसिंग, इसके ऊपर का कवर। इस कवर में बाहर से लगा हुआ है ये इंडिकेटर है कि ये एयर फिल्टर साफ है या नहीं है। अगर ये एयर फिल्टर चोक होगा तो इसके अंदर ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये साफ नज़र आने लगेगा, जो ये बता देगा कि ये एयर फिल्टर गंदा हो चुका है, चोक हो चुका है। और बहुत ज़रूरी है डीजल इंजन में हवा की मात्रा को नापना, और डीजल इंजन के लिए स्पेशली 20% एक्सेस हवा चाहिए। तो उस हवा को मापने के लिए इसमें यूज की गई है ये सेंसर लगाया गया है जिसे कहते हैं मास एयर फ्लो सेंसर, जो कि हवा अंदर कितनी हवा जा रही है उसकी मात्रा ये ECU को बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर है जो विभिन्न सेंसरों से सूचना लेकर तब एक्चुएटर्स को कमांड सिग्नल देता है। क्लियर है? जी। कमांड सिग्नल देता है, वो फ्यूल की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकता है। कल मैंने वहाँ पर एक सूत्र लिखा था, एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड एंड रेशियो विथ थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड बराबर लैम्डा लिखा था। वो लैम्डा एक स्थिरांक है जो कि 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से अभी फिलहाल रख दो, बाद में असेंबल करेंगे। अब इसका पूरा सिस्टम देखो। ये एयर फिल्टर जब इंजन की सक्शन है वो इस पर पड़ी, ठीक है, इंजन की सक्शन ने एक्ट किया तो हवा यहाँ से साफ आई। साफ हवा ये है टर्बो चार्जर, ये वाला हिस्सा है टर्बो का, जो कि एग्जॉस्ट गैसों से वो शक्ति ले रहा है चलने की, इसको घूमने की शक्ति मिल रही है एग्जॉस्ट गैसों से। ठीक है, ये देख लो, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ लगा हुआ है। जो वेलोसिटी है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसों को पिस्टन प्रेस कर रहा है और वो उनके अंदर काफ़ी गति है, उस गति से इसके अंदर एक टरबाइन घूम रही है। इसी टरबाइन की शाफ्ट में, एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 टरबाइन है, ये चल रही है एग्जॉस्ट गैस की ताकत लेकर। तो इस तरफ लगा हुआ है, ये है कंप्रेसर टरबाइन इसको बोलते हैं। ये है कंप्रेसर वाला हिस्सा, इसके 2 हिस्से हैं। ये वाला देखोगे तो ये कास्ट आयरन का बना हुआ है, ये लाल जला हुआ अलग से दिखाई दे रहा है, और ये एल्यूमिनियम एलॉय का है, ये कंप्रेसर टरबाइन। समझ में आई बात? तो ये कंप्रेसर टरबाइन क्या कर रही है, ये घूम के यहाँ से हवा को सक कर रही है और वो हवा को फिर कंप्रेस कर रही है। जो कंप्रेस्ड एयर है वो इस रास्ते से निकल रही है। जब भी हवा को कंप्रेस किया जा रहा है तो गर्म हो जा रही है। अगर ये गर्म हवा डायरेक्ट इंजन में चली जाएगी तो इंजन का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हीट करेगा इंजन। तो ज़रूरत क्या है, इस हवा को ठंडा करना। तो ये हवा जो कंप्रेस करके निकल रही है वो इस पाइप के रास्ते से होते हुए आ रही है। एक ये वाला पार्ट है, इसका नाम है इंटरकूलर। देख रहे हो, ये यहाँ पर इसकी कंडीशन देख लो अच्छी तरह से, लोकेशन भी देख लो कहाँ पर लगी है। इस इंटरकूलर में आने पर ये जो गर्म हुई है, अब यहाँ से सामने से ये वाहन का फ्रंट हिस्सा है, जब वाहन चल रहा है तो इसके ऊपर एक हवा का दबाव पड़ रहा है, उस हवा से रेडिएटर भी ठंडा हो रहा है। ये कंप्रेसर का जो AC का कंडेंसर लगा हुआ है, इसको भी कूलिंग मिल रही है, और यहाँ इंटरकूलर को भी कूलिंग मिल रही है। जो भी हवा गर्म आई है वो इंटरकूलर में जाकर ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद फिर वो यहाँ से निकलती है। ये देखो, ये पाइप है ये वाला, यहाँ से होते हुए ये इनलेट मैनिफोल्ड में जा रही है, और इसका एक भाग PCV पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन में भी जा रहा है, क्योंकि क्रैंक केस में इंजन ऑयल है जो गर्म होकर वेपोराइज हो रहा है।
तो वहाँ पर भी फ्रेश एयर चाहिए, और वहाँ से भी जो निकली हुई एयर है वो फिर से एयर फिल्टर की तरफ जाती है। तो इस तरह से वो ठंडी हवा वापस इस इनलेट मैनिफोल्ड में चली जाती है। इस तरह से ये BS6 का टोटल एयर सप्लाई सिस्टम है। कन्वेंशनल में सीधे एयर फिल्टर से इंजन में जा रही थी, यानी एयर फिल्टर से एयर पाइप के द्वारा वो सीधे इनलेट मैनिफोल्ड में, और इनलेट मैनिफोल्ड से वो जो वाल्व खुला है उसमें जा रही थी। परंतु आजकल जो भी BS6 है, ये क्या है, पर्यावरण मानक पे जो भी फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन है, और वो जलने के बाद CO2 बना रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं, उसके साथ पर्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो इन गैसों में जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, क्या क्या चीज़ें निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं निकल रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से तो नहीं निकल रही हैं, इसकी जांच करने के लिए ये लगा हुआ है ऑक्सीजन सेंसर। इसको ऑक्सीजन सेंसर या लैम्डा प्रोब कहते हैं। वो लैम्डा एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड और जो थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड का जो रेशियो है वो ये चेक करता है, और ये जो सूचना इस ECU को दे रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को दे रहा है, वो इसी के हिसाब से ये फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये सोलोनाइड टाइप के हो सकते हैं और ये पीजो इलेक्ट्रिक टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कहने का मतलब ये है कि ये इंजेक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटेड होते हैं। जब इनको वोल्टेज सप्लाई दी जाती है तभी ये खुलते हैं। जब मैंने तुम्हें सोलेनॉइड बना के दिखाया था, जब भी किसी कॉइल के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक मैग्नेट बन जाती है। तो जो इसका वाल्व है वो नीचे दबा हुआ है स्प्रिंग के टेंशन से, और जब वो मैग्नेट बन गया कॉइल ऊपर से, वो स्प्रिंग मैग्नेट बन गई, तो जो स्पिंडल ने दबा रखा है इंजेक्टर को वो ऊपर की तरफ उठता है। जैसे ही वो ऊपर को उठा उसी तरह से होल से नोजल से डीजल फ्यूल स्प्रे हो जाता है। तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जो ये आधुनिक वाहन है इसमें मल्टीपल इंजेक्शन करता है। ये इंजेक्टर कई बार स्प्रे करेगा। जो फर्स्ट इंजेक्शन है वो कहलाता है पायलट इंजेक्शन। उस समय जैसे ही पिस्टन 10 डिग्री बिफोर TDC होता है तो उसमें एक हल्की सी आग को, मैंने तुम्हें माचिस जला के दिखाया था, ज्वलन सबसे कठिन प्रक्रिया, वो भी इंजन सिलेंडर के अंदर, जहाँ पर कि एक निश्चित मात्रा में ही ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन कितनी है, इस मास एयर फ्लो सेंसर ने उसको सेंस करके बताया कितनी होनी चाहिए, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। अगर उतनी जितनी थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड है उतनी हवा है तब तो ठीक है, अदरवाइज कम या ज़्यादा है तो उसी के अनुसार इसको वोल्टेज सिग्नल दी जाती है। तो 80 वोल्ट का जब इसको करंट दिया जाएगा तो ये हल्का सा उठता है, वो समय होती है पायलट इंजेक्शन। फिर पिस्टन तो ऊपर को ही आ रहा है और ज्वलन भी स्टार्ट हो गया है, तो एक बार और प्री इंजेक्शन के लिए इसको स्प्रे हो जाता है। फिर जब टॉप पर पहुंच जाता है पिस्टन, तब ज़्यादा स्प्रे होता है, उसको कहते हैं मेन इंजेक्शन। उस टाइम पर 120 से 140 वोल्ट दी जाती है। फिर उसके बाद जब नीचे को जाने लग गया पिस्टन, तब भी ज्वलन चल ही रहा है, तो एक इंजेक्शन फिर दे, उस पर हल्का सा पोस्ट इंजेक्शन कहते हैं उसको, एक बार और इंजेक्ट कर देता है। इस तरह जो 4 बार इंजेक्ट करते हैं उनको कहते हैं क्वाड्रा जेट। और सोलेनॉइड इंजेक्शन बॉस के या डेल्फी के, डेंसो के, ये आजकल 14-15 बार भी इंजेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इनको किस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है, अपने ECU को किस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है, वो कितना गैस अंदर, कितनी गैस बन रही है, जो बाहर गैसें निकल रही हैं, उस हिसाब से उन्होंने उसको एडजस्ट किया हुआ रहता है। यानी कोई भी सोलेनॉइड इंजेक्शन या इंजेक्टर या पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर 15 से लगभग 15 बार वो इंजेक्ट कर सकता है। एक लेट पोस्ट इंजेक्शन होता है जो कि जब पिस्टन बिल्कुल BDC पर चला जाता है, बॉटम डेड सेंटर पर चला जाता है, तब भी इंजेक्शन होता है। उसको कहते हैं लेट पोस्ट इंजेक्शन। ठीक है।
तो इस तरह से पॉल्यूशन को कम करने के लिए और जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको जांच करने के लिए यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन सेंसर लगा, जो कि एग्जॉस्ट गैस के ट्रीटमेंट के काम आता है। कि एग्जॉस्ट गैसों में अगर NOx ज़्यादा जा रही है तो भी वो आगे ट्रैप हो जाए। आगे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन कैटेलिटिक कन्वर्टर, उसके बाद ये डीनॉक्सट्रॉनिक कैटेलिटिक कन्वर्टर, या इसमें LNT लगा हुआ है, लीन NOx ट्रैप। उसके बारे में मैं तुम्हें फिर बाद में बताऊंगा। अब यहाँ से इस कैटेलिटिक कन्वर्टर ने, ये DPF ने, कैटेलिटिक कन्वर्टर ने, ये दोनों इसके अंदर है, इसने सही काम किया है या नहीं, जो गैसें निकल रही हैं वो फुल्ली ट्रीटेड हुई हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए एक वो नीचे यहाँ पर एक और सेंसर लगा हुआ है। यह भी एक ऑक्सीजन सेंसर ही है। ये अब लास्ट वाला जो नीचे वाला सेंसर है उसकी क्या सूचना आ रही है, दिखाई दे रही है, वो जो लास्ट में लगा हुआ है वो वाला सेंसर। तो इस तरह से ये एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत लंबा है, तब लास्ट में जाकर साइलेंसर लगा हुआ है। और प्योर इसमें से BS6 में ये दावा किया गया है कि इसमें जो NOx है उसमें से नाइट्रोजन को अलग कर दिया है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया है। जो HC थी, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन थे, वो यहाँ DPF में जल गए। यहाँ से पार्टिकुलेट फिल्टर का जब रीजनरेशन होगा तो वो पूरी तरह से जल जाएंगे। उसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, तो वो H2O वाटर वेपर बना देता है, समझ गए। तो बाहर जो निकलेगी वो CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अलग से निकल जाएगी और H2O वाटर वेपर निकल जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर सारे इस DPF के इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। और ये जो DPF है वो 600 डिग्री पर ही काम कर सकता है, बढ़िया काम। तो 600 से ज़्यादा तापमान होने के लिए रीजनरेशन इसकी करानी पड़ती है। रीजनरेशन प्रोसेस चलती है, आप चलते चलते भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर उसकी वार्निंग आती है, उस समय स्पीड 60 के ऊपर रखनी पड़ती है, क्लच पैडल पे पैर नहीं रखना पड़ता है, उसके कई इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करना होता है। अगर नहीं किया है तो पार्क्ड जनरेशन आती है, उस समय वार्निंग आ रही है, गाड़ी को किनारे खड़ा कर दो, ऐसी जगह पर खड़ा करो जहाँ पर कि सूखी घास ना हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, वहाँ पर वाहन को खड़ा करके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें आइडल पोजीशन में रखना है। ECU बाकी काम सारा का सारा वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट करेगी, वो इसकी स्पीड को बढ़ा देगी, इतना बढ़ा देगी कि ये इसके जो पर्टिकुलेट मैटर से जो जल रहा है, तो इसमें से इस जो टेल पाइप है जहाँ से जली हुई गैसें निकल रही हैं, एग्जॉस्ट पाइप, वहाँ से चिंगारियाँ निकल सकती हैं, क्योंकि इसका तापमान 600 से 900 डिग्री हो गया है उस समय, और जो गैसेस निकल रही हैं उसमें कुछ चिंगारियाँ निकल सकती हैं। इसलिए वाहन को सुरक्षित जगह पर खड़ा करना पड़ता है, किसी पेट्रोल पंप के आगे खड़ा नहीं करना है, कहीं सूखी घास के आगे खड़ा नहीं करना है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ कागज़ पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पर भी खड़ा नहीं करना। समझ में आई बात? तो ये सारा एयर सप्लाई सिस्टम के साथ साथ तुम्हें मैंने थोड़ा बहुत इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिखा दिया। ये है कॉमन रेल, इस साइड से आ जाओ। जो भी इसमें अब फ्यूल इंजेक्शन पंप नहीं लगा है, इसमें 2 पंप लगे हुए हैं। एक पंप लगा है टैंक में, जो लो प्रेशर पंप है, उसने फ्यूल को भेजा आगे। फिर इसमें एक हाई प्रेशर पंप है, उस हाई प्रेशर पंप ने 900 बार से ज़्यादा का प्रेशर बना के, अब इसकी जो प्रेशर है इसका मैनुअल देखकर उसको बताया जाएगा कितना है, 1800 बार का प्रेशर है या फिर 2000 का है। तो इट्स डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर कि उन्होंने कितने की ये रेल बनाई है। एक रेल मतलब ये एक खोखली ट्यूब है, मगर मजबूत ट्यूब है जो इतने दाब को सहन कर सकती है। तो इसमें एक इनलेट पाइप है और यहीं से ये 4 इंजेक्टरों को 4 पाइप गए हुए हैं, 1 2 3 4। ये छोटे छोटे पाइप यहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटेड इंजेक्टर्स को गए हुए हैं। तो इस रेल का काम है कि निर्धारित प्रेशर को बनाए रखना है। इसमें रेल प्रेशर सेंसर और रेल प्रेशर रेगुलेटर, ताकि जो एक्सेस इसके अंदर डीजल आ गया है वो वापस फिर हाई प्रेशर पंप या फिर वो सीधे टैंक में चला जाता है। कई कारों में डीजल क्या होता है, ज़्यादा ठंडा होगा तो डीजल जमने का
प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ग्लो सेंसर्स भी होते हैं जो डीजल के तापमान को बताते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम पे हम बाद में बात करेंगे। तो इतना आज आइडेंटिफिकेशन था, ताकि ये पाइप्स, जो ये पाइप हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एयर फ्लो में बाधा हैं, मगर इसमें क्या कर रही है, ये टर्बो चार्जर की गति से कंप्रेसर टरबाइन चल रही है, तो एक्सेस हवा इसके अंदर भरी जा रही है। अब जब सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा दाब हो जाएगा तो तब भी वो भी गलत है। उसके लिए वेरिएबल टरबाइन यूज करने के लिए यहाँ पर ये वेस्ट गेट के लिए ये सेंसर लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये जो सेंसर यहाँ पर है, जब एक्सेस प्रेशर हो रहा है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये वेस्ट गेट खुल जाता है। उस समय जो गैसेज हैं वो टर्बो चार्जर की स्पीड को कम कर देते हैं और कंप्रेसर टरबाइन उस समय कम हवा अंदर डालने लगती है, ताकि अंदर सिलेंडर के अंदर जो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर इसमें लगा हुआ है, तो वो प्रेशर भी सूचना दे रहा है, यहाँ भी सूचना दे रहा है, तब ECU इस वेस्ट गेट को खोल दे रहा है, ताकि वो जो एग्जॉस्ट गैसें हैं आप टरबाइन को चलाने के बजाय वो सीधे निकल जाए। तो टरबाइन की स्पीड को कम करने के लिए और सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ये मैनेजमेंट रखा है। ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।